नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत अभी तक हम सल्तनत कालीन शासकों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति थी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय देश की राजनीतिक स्थिति देश के लिए घातक किंतु बाबर के लिए सर्वथा अनुकूल थी। एक सार्वभौम सत्ता के अभाव में देश छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था और सभी राज्य अपनी अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते थे। इन राज्यों में दिल्ली, पंजाब, कश्मीर, मालवा, गुजरात, मेवाड़ और बंगाल प्रमुख थे। इसके अलावा दक्षिण में विजयनगर और बहमनी के राज्य भी थे, जिनका दिल्ली सल्तनत से अब कोई राजनीतिक संपर्क नहीं था। खुद बाबर ने भी अपनी आत्मकथा तुज़ुक-ए बाबरी या बाबरनामा में लिखा है कि उन दिनों जब मैंने हिंदुस्तान पर विजय प्राप्त की, यहाँ पर 5 मुसलमान और 2 काफिर बादशाह शासन करते थे और वे एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं रखते थे। इस देश में उनके सिवा और भी बहुत से छोटे छोटे राजा थे। वे राव और राजा के नाम से विख्यात थे। उनकी संख्या बहुत अधिक थी और वे थोड़े थोड़े स्थानों के अधिकारी थे और इन छोटे राजाओं में उनकी संख्या बहुत अधिक थी और अधिकांश पहाड़ियों पर रहा करते थे। 5 मुस्लिम बादशाहों में पहला था अफगान सुल्तान जिसकी राजधानी दिल्ली थी। दूसरा गुजरात में सुल्तान मुजफ्फर था। तीसरा मुस्लिम राज्य दक्षिण में बहमनी राज्य था। चौथी मुस्लिम बादशाहत मालवा में थी और 5वां बादशाह बंगाल में नुसरत शाह था। हिंदुस्तान के काफी राज्यों में विस्तार एवं सेना की अधिकता की दृष्टि से सबसे बड़ा विजयनगर का राजा है और दूसरा राणा सांगा है। इस प्रकार बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक अवस्था लगभग वैसी ही थी जब तुर्कों ने भारत पर प्रारंभिक आक्रमण शुरू किए थे। अंतर केवल इतना ही था कि तुर्क आक्रमणों के समय देश के सभी शासक हिंदू थे। 16वीं शताब्दी के प्रथम 2-3 दशकों में अनेक मुस्लिम शासकों का प्रभुत्व स्थापित हो चुका था। देश अनेक छोटे मोटे राज्यों में विभक्त हो गया था और इन राज्यों के कभी न खत्म होने वाले निरंतर युद्धों, लूटमार और विध्वंसात्मक कार्यवाहियों से देश के एक बड़े भाग में अशांति और अव्यवस्था फैली हुई थी, जिसके फलस्वरूप प्रजा के सभी वर्ग आतंकित थे। इस प्रकार बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा अत्यंत ही शोचनीय थी। अब हम अलग अलग राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली के राज्य की। बाबर के भारत पर आक्रमण के समय दिल्ली में लोधी वंश का शासक इब्राहिम लोधी राज्य कर रहा था। उसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का अधिकार क्षेत्र दिल्ली, आगरा, जौनपुर, बिहार, दोआब के कुछ क्षेत्रों तक सिमट कर रह गया था। यद्यपि बंगाल पर नाममात्र के लिए दिल्ली का नियंत्रण था, परंतु वहां सूबेदार दौलत खान लोधी और उसके पुत्र गाजी खां और दिलावर खां को इब्राहिम लोधी के निरंकुश शासन और अहंकारी स्वभाव से हमेशा भय बना रहता था और वे इस अवसर की प्रतीक्षा में थे कि उसकी अधीनता से मुक्त हो सके। दिल्ली सल्तनत के पश्चिम में सिंध और मुल्तान पूरी तरह से दिल्ली से पृथक हो चुके थे। जौनपुर, बंगाल, उड़ीसा के राज्य भी स्वतंत्र हो गए थे। बिहार में भी मोहम्मद शाह ने अपने आप को स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर दिया था। राजपूताना में मेवाड़ का राणा सांगा सबसे अधिक शक्तिशाली था और उसने सुल्तान इब्राहिम को परास्त करके दिल्ली सल्तनत की कमजोरी को उजागर कर दिया था। इस प्रकार बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत अपना पुराना वैभव और शक्ति गंवा बैठी थी और बहुत से प्रदेश उसके हाथ से निकल चुके थे। यद्यपि दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे, परंतु इब्राहिम लोधी के हठी और अविवेकपूर्ण व्यवहार ने उसके पतन की प्रक्रिया को तेज कर दिया था। उसने अपने दरबार में कठोर अनुशासन स्थापित करने का प्रयास किया और इस प्रयास में उसने बहुत से अमीरों को अपना दुश्मन बना लिया।
बहुत से अफ़गान अमीर एक के बाद एक विद्रोह करते गए। हालांकि इब्राहिम लोदी अधिकांश विद्रोहों का दमन करने में सफल रहा, परंतु उसकी इस नीति से चारों ओर असंतोष फैल गया और अफ़गान सरदार सुल्तान की सत्ता को ही ख़त्म करने के प्रयास में जुट गए। इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खान लोदी बाबर से सहायता मांगने जा पहुंचा। उसने दिल्ली के सिंहासन पर अपना अधिकार बताया। अपनी सत्ता को बचाने के लिए पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी ने अपने पुत्र को बाबर के पास काबुल भेजा और उसे हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। बाबर ने इस आमंत्रण का हार्दिक स्वागत किया, क्योंकि वह पिछले कुछ वर्षों से हिंदुस्तान पर कब्जा करने का सपना संजोए हुए था। आलम खां और दौलत खान जैसे अफ़गान अमीरों की हरकतों से उसे अफ़गानों की आपसी फूट का पता चल गया और उसे विश्वास हो गया कि ऐसी स्थिति में इब्राहिम लोदी दिल्ली के अफ़गान राज्य को शायद ही बचा पाएगा, और उसका अनुमान सही निकला। पानीपत के मैदान पर किसी भी अफ़गान सूबेदार ने इब्राहिम लोदी का साथ नहीं दिया और उसे पराजय का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही बाबर के लिए भारत पर शासन स्थापित करने का जो मार्ग था वो प्रशस्त हो गया। दिल्ली के बाद अब हम बात करते हैं बंगाल राज्य की। बंगाल भारत के अत्यधिक समृद्ध प्रदेशों में से एक था। राजधानी दिल्ली से अत्यधिक दूर होने के कारण यहाँ के अधिकांश सूबेदारों ने केंद्रीय सत्ता से संबंध विच्छेद कर अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना के प्रयास किए थे। स्थानीय स्वायत्तता का उपभोग करने की इच्छुक वहाँ की जनता भी शायद उनका समर्थन करती थी। किसी भी सूबेदार के भोगविलासी बनते ही अथवा उसके निर्बल होने की स्थिति में कोई भी अन्य सशक्त व्यक्ति उसे गद्दी से हटाकर सत्ता प्राप्ति के प्रयास में रहता था। मुगल शासन की स्थापना तक बंगाल में सत्ता प्राप्ति का कुचक्र निरंतर जारी रहा। बाबर ने अपने आत्मचरित्र में बंगाल की राजनीतिक स्थिति का सुंदर चित्रण किया है। बंगाले यानी कि बंगाल की यह बड़ी विचित्र प्रथा है कि राज्य मिरास यानी कि कुल क्रमानुगत अधिकार में बहुत कम प्राप्त होता है। बादशाह का अर्थ उसके राज सिंहासन से समझा जाता है। अमीरों, वजीरों तथा अधिकारियों में से प्रत्येक के लिए स्थायी रूप से एक स्थान निश्चित रहता है। बंगाल वाले केवल सिंहासन तथा पद का सम्मान करते हैं। जो कोई बादशाह की हत्या करके राज सिंहासन पर आरूढ़ हो जाता है वही बादशाह हो जाता है। बंगाली वालों का कथन है कि हम राज सिंहासन के भक्त हैं। जो कोई राज सिंहासन पर आरूढ़ होता है हम उसके आज्ञाकारी बन जाते हैं। सिकंदर लोदी के समय बंगाल में अलाउद्दीन हुसैन शाह सुल्तान बना। 1494 में अलाउद्दीन ने जौनपुर के भगोड़े शासक हुसैन को शरण दी। इस कारण से सिकंदर लोदी के साथ उसका संघर्ष हो गया, किंतु अंत में दोनों पक्षों के मध्य समझौता हो गया, जिसके अनुसार बिहार की पूर्वी सीमा दोनों राज्यों के बीच की हद निश्चित कर दी गई। 1518 में उसकी मृत्यु के बाद उसका लड़का नासिरुद्दीन नुसरत शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। वह भी अपने पिता की भांति एक सफल शासक था। उसके शासनकाल में जनता समृद्ध व संतुष्ट थी। नुसरत को बंगला साहित्य और भवन निर्माण में गहरी रुचि थी। उसने बड़ी सोना मस्जिद और जामा मस्जिद का निर्माण करवाया और महाभारत का बंगला भाषा में अनुवाद करवाया। बाबरनामा के अनुसार बंगाल का यह मुसलमानी राज्य तत्कालीन हिंदुस्तान में बड़ा शक्तिशाली और सम्मानित गिना जाता था। अब हम बात करते हैं गुजरात की। 1297 में अलाउद्दीन खलजी ने गुजरात को जीतकर दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया था, परंतु तैमूर के आक्रमण के समय यहाँ का सूबेदार जफर खां दिल्ली से संबंध विच्छेद कर मुजफ्फर शाह के नाम से गुजरात का स्वतंत्र शासक बन गया। उसके वंशजों में मोहम्मद
अहमद शाह और महमूद बेगड़ा जैसे योग्य और महत्वाकांक्षी शासक हुए, जिन्होंने गुजरात राज्य की शक्ति और प्रभाव में भारी वृद्धि की। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव अहमद शाह की गणना गुजरात के महानतम शासकों में करते हैं। उसने 1411 से 1442 तक शासन किया। उसने मालवा, असीरगढ़, राजस्थान व अन्य पड़ोसी राज्यों से युद्ध लड़े और राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। उसने आधुनिक अहमदाबाद नगर बसाया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। उसकी मृत्यु के बाद 3-4 निर्बल शासक हुए। 1458 में अहमद शाह का एक पुत्र अबुल फतेह शाह महमूद शाह की उपाधि के साथ सिंहासन पर बैठा। इतिहास में वह महमूद बेगड़ा के नाम से विख्यात है। वह वीर योद्धा, महान विजेता व सफल शासक था। उसने चंपानेर, बड़ौदा, जूनागढ़, कच्छ आदि कई क्षेत्रों पर अधिकार जमाया। भारतीय शासकों में बेगड़ा पहला शासक था जिसने विदेशी शक्तियों की बढ़ती सामुद्रिक शक्ति के आसन्न खतरे की गंभीरता को महसूस किया था। उसने तुर्की और कालीकट के हिंदू नरेश के साथ मिलकर 1507 में चोल बंदरगाह के निकट पुर्तगालियों को पराजित किया, परंतु 1509 में पुर्तगालियों ने ड्यू के निकट गुजरात और कालीकट की संयुक्त सेना को पराजित कर भारतीय समुद्र पर पुनः दबदबा कायम कर लिया। 1509 में महमूद बेगड़ा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुजफ्फर शाह द्वितीय सुल्तान बना। उसने मेदिनी राय को परास्त कर महमूद खलजी को पुनः मालवा के सिंहासन पर बैठाया। इस संबंध में उसे राणा सांगा से भी संघर्ष करना पड़ा, जिसमें वह परास्त हुआ। अप्रैल 1526 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद सिकंदर और महमूद द्वितीय नामक 2 अयोग्य व निर्बल शासक हुए, जिससे गुजरात में अशांति फैल गई और राज्य की शक्ति भी कमजोर हो गई। जुलाई 1526 में मुजफ्फर शाह द्वितीय नाम का एक अन्य पुत्र बहादुर शाह सुल्तान बना। वह एक योग्य और महत्वाकांक्षी शासक था। उसने गुजरात को पुनः सबल बनाया व देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। गुजरात के बाद हम बात करते हैं मालवा की। 1310 में अलाउद्दीन खलजी ने मालवा को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया था, परंतु तैमूर के आक्रमण के समय यह राज्य भी दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हो गया। यहाँ का सूबेदार दिलावर खां गौरी स्वतंत्र शासक बन बैठा। उसके बाद उसका पुत्र अल्प खां हुसंग शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। उसने उड़ीसा, दिल्ली, गुजरात, जौनपुर तथा बहमनी राज्यों के विरुद्ध युद्ध किए, परंतु इन युद्धों से मालवा को विशेष लाभ नहीं हुआ। 1435 में उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र गाजी खां मोहम्मद शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। वह भी अयोग्य निकला। अगले ही वर्ष उसके वजीर महमूद खां ने उसे पद से हटाकर सिंहासन हथिया लिया। उसके पश्चात गियासुद्दीन और नासिरुद्दीन नामक व्यक्ति शासन पर बैठे। नासिरुद्दीन के बाद उसका पुत्र महमूद द्वितीय मालवा का सुल्तान बना। उसके शासनकाल में मालवा का प्रशासन मेदिनी राय नामक एक वीर राजपूत सरदार के हाथ में आ गया। मेदिनी राय ने राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर अपने विश्वस्त हिंदुओं को नियुक्त किया, जिसकी वजह से मालवा के स्थानीय मुस्लिम सरदारों में जबरदस्त असंतोष उत्पन्न हो गया। उन्होंने गुजरात के मुस्लिम सुल्तान से सांठ-गांठ करके मेदिनी राय को उखाड़ फेंकने का निश्चय किया, परंतु मेदिनी राय ने मेवाड़ के राणा सांगा से सहयोग लेकर गुजरात एवं मालवा के विद्रोही मुस्लिम सरदारों की सेना को परास्त करके खदेड़ दिया। मालवा का सुल्तान बंदी बना लिया गया, परंतु राणा सांगा ने राजपूती परंपरा का निर्वाह करते हुए कुछ दिनों बाद सुल्तान को रिहा कर दिया और उसका राज्य भी लौटा दिया। 1531 में गुजरात के बहादुर शाह ने मालवा को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। इस प्रकार मालवा की स्वतंत्र सत्ता का अंत हो गया। अब हम बात करते हैं
कश्मीर की। 1399 में यहाँ के हिंदू शासक रायचंद की उसके मंत्री शाह मिर्जा ने हत्या कर राज्य पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। 1420 में जैनुल आबदीन नामक इस वंश का शासक हुआ, जो कि बड़ा ही उदार और धर्म सहिष्णु शासक था। उसके मुसलमान बादशाहों और हिंदू राजाओं दोनों के साथ ही अच्छे संबंध थे। उसने जजिया कर हटा दिया और गो हत्या का निषेध कर दिया। वह कश्मीरी, फारसी, हिंदी और तिब्बती भाषाओं का विद्वान था। उसने महाभारत और रासरंगिणी का फारसी में अनुवाद करवाया। उसने अपने राज्य में शांति व्यवस्था कायम की तथा जनता पर करों का बोझ कम किया। उसके शासनकाल में कश्मीर की असाधारण भौतिक उन्नति हुई। 1470 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका पुत्र हैदर शाह सुल्तान बना। उसने अपने पिता की नीतियों को जारी रखा, परंतु उसके उत्तराधिकारी निर्बल व अयोग्य निकले। परिणाम स्वरूप कश्मीर में अराजकता फैल गई। सुल्तान सरदारों के हाथ की कठपुतली मात्र रह गया। दिल्ली से बहुत दूर होने के कारण और साथ ही आंतरिक व्यवस्था बिगड़ी होने के कारण उत्तरी भारत की राजनीति में कश्मीर कोई विशेष भूमिका अदा नहीं कर पाया था। 1570 में मुगल सम्राट हुमायूं के एक संबंधी मिर्ज़ा हैदर ने कश्मीर पर अधिकार जमा लिया, परंतु एक दशक बाद ही कश्मीरी सरदारों ने उसे पद से हटा दिया। अंत में 1586 में अकबर ने कश्मीर को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब हम बात करते हैं मेवाड़ राज्य की, जिसके शासक राणा सांगा का बाबर के साथ खानवा का इतिहास प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। 6ठी शताब्दी में गोहिल नामक योद्धा ने मेवाड़ राज्य की स्थापना की थी। राजा समर सिंह के समय में मेवाड़ का काफ़ी विस्तार हुआ। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ को जा घेरा। घमासान युद्ध में मेवाड़ का शासक रतन सिंह पराजित हुआ तथा उसकी रानी पद्मिनी ने अन्य राजपूत स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद गोहिल वंशी राणा हम्मीर ने चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। मेवाड़ के शासकों में महाराणा कुंभा सर्वाधिक प्रतापी शासक हुआ। उसने न केवल विस्तार में प्राप्त राज्य की रक्षा की, अपितु उत्तर और पूर्व में उसकी सीमाओं का विस्तार भी किया। कुंभा एक प्रजापालक व सभी धर्मों का समान रूप से आदर करने वाला शासक था। वह विद्वानों, साहित्यकारों एवं कलाकारों का आश्रयदाता था और स्वयं भी एक अच्छा विद्वान तथा संगीतकार था। 1468 में उसी के पुत्र उदा ने उसकी हत्या कर दी। मेवाड़ के सरदारों ने पितृघाती उदा के स्थान पर कुंभा के छोटे पुत्र रायमल को सिंहासन पर बैठाया। रायमल ने 1509 तक शासन किया। उसकी मृत्यु के बाद उसका तीसरा पुत्र संग्राम सिंह, जो कि इतिहास में राणा सांगा के नाम से विख्यात है, मेवाड़ का शासक बना। भारत के इतिहास में राणा सांगा का अपना एक विशिष्ट स्थान है। उन्हें अंतिम हिंदू सम्राट के नाम से भी पुकारा गया है। राणा सांगा के साथ ही बाबर का खानवा का युद्ध हुआ था। मेवाड़ के बाद अब हम बात करते हैं राजपूताना के दूसरे महत्वपूर्ण राज्य मारवाड़ की। मारवाड़, जिसे वर्तमान में हम जोधपुर के नाम से जानते हैं। मारवाड़ पर उस समय राठौड़ राजपूतों का शासन था। मारवाड़ का शासक रावजोथा एक पराक्रमी व महत्वाकांक्षी शासक था। उसने आसपास के क्षेत्रों को जीतकर अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। कुंभा की मृत्यु के बाद उसने अजमेर और सांबर पर भी अधिकार कर लिया। उसके एक पुत्र बीकाजी ने अपने लिए एक पृथक राज्य बीकानेर की स्थापना की थी। उसके उत्तराधिकारी सातल ने जैसलमेर से कुंतल का क्षेत्र छीन लिया।
सातल के उत्तराधिकारी सुजा ने बाड़मेर, कोटड़ा और जेतारण को जीतकर राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। 1515 में राव सुजा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र गंगा मारवाड़ का शासक बना। दिल्ली सल्तनत पर इस समय इब्राहिम लोदी का शासन था और मेवाड़ पर गंगा के बहनोई राणा सांगा का शासन था। गंगा ने सांगा के साथ अच्छे संबंध कायम किए और सांगा के सैन्य अभियानों में उनका पूरा सहयोग दिया। खानवा युद्ध के समय भी राव गंगा ने अपने पुत्र मालदेव को सेना सहित सांगा की सहायता के लिए भेजा था। राजपूताने का तीसरा महत्वपूर्ण राज्य था आमेर। आमेर पर कछवाहा राजपूतों का राज्य था। सामान्यतः यह माना जाता है कि 12वीं सदी में दुल्हराय नामक योद्धा ने पहले से आबाद बड़ गुज्जरों को परास्त करके दौसा तथा उसके आसपास के क्षेत्रों को जीतकर एक नए राज्य की नींव रखी, जो समय के साथ घटता बढ़ता रहा। उसके एक वंशज कौकिल देव ने मीणाओं को परास्त कर आमेर पर अपना अधिकार जमाया और इसी नगरी को अपनी राजधानी बनाया। तभी से यह राजघराना आमेर के कछवाहा कहलाने लगे। 12वीं शताब्दी में कुछ समय के लिए कछवाहों को चौहानों के सामंत के रूप में शासन करना पड़ा। उसके बाद उन्हें मेवाड़ के राज्य के रूप में शासन करना पड़ा। आमेर नरेश चंद्रसेन का पुत्र पृथ्वीराज राणा सांगा का सामंत था और उसने खानवा के युद्ध में मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में भाग लिया था। वस्तुतः बाबर के आक्रमण के समय राजपूताना के अधिकांश राजा मेवाड़ के महाराणा सांगा के नेतृत्व को स्वीकार करते थे और उसी के आदेशानुसार चलते थे। राजपूताने के राज्यों के बाद अब हम बात करते हैं उड़ीसा राज्य की। उड़ीसा का विशाल हिंदू राज्य गंगा के डेल्टा से गोदावरी के मुहाने तक फैला हुआ था। उड़ीसा का पहला शक्तिशाली शासक अनंत वर्मन, उसी ने पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। उसका उत्तराधिकारी नरसिंह प्रथम भी एक पराक्रमी शासक हुआ। उसने सफलतापूर्वक तुर्कों के आक्रमणों का सामना किया और अपने राज्य की रक्षा की, परंतु उसके बाद उसके वंश का पतन शुरू हो गया। 1434 ईस्वी के आसपास कपिलेंद्र ने एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसने लगभग एक शताब्दी तक उड़ीसा पर शासन किया। कपिलेंद्र ने सफलतापूर्वक बहमनी और विजयनगर के आक्रमणों से अपनी रक्षा की। दिल्ली से अत्यधिक दूरी पर स्थित होने के कारण इस राज्य का उत्तर भारत की राजनीति में कोई विशेष प्रभाव नहीं था। लेकिन इसने बहमनी और बंगाल की शक्ति को विस्तारित होने से अवश्य रोके रखा। दिल्ली का कोई भी सुल्तान उड़ीसा पर स्थायी रूप से अधिकार नहीं जमा पाया। उड़ीसा के अलावा विजयनगर और बहमनी के राज्य भी उस समय दक्षिणी भारत में थे, परंतु दिल्ली से अत्यधिक दूर होने के कारण ये भी दिल्ली की राजनीति को प्रभावित करने में सफल नहीं हो पाए थे। इस प्रकार विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हमने बाबर के आक्रमण के समय भारत में कौन कौन से राज्य थे, उनकी किस प्रकार की स्थिति थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, उसके बारे में चर्चा की। इससे स्पष्ट होता है कि जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति शोचनीय थी। दिल्ली सल्तनत का लगभग विघटन हो चुका था और उसकी स्थिति अन्य राज्यों के समकक्ष आ गई थी। यह ठीक है कि देश का अधिकांश भाग अब भी मुस्लिम शासकों के अधीन था, परंतु सभी मुस्लिम शक्तियां निर्बल और छिन्न भिन्न हो चुकी थी और फिर भी वे एक दूसरे से अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए आपस में ही लड़ रहे थे। वे इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि कोई बाहरी शक्ति उनकी फूट का लाभ उठाकर उनका अस्तित्व समाप्त कर सकती है। उत्तरी भारत की मुस्लिम शक्तियों को यदि थोड़ी बहुत आशंका थी तो वह मेवाड़ के राणा सांगा से थी, क्योंकि राजपूताना के लगभग सभी शासक उसके नेतृत्व को एक बार पुनः दिल्ली पर नियंत्रण
करने की आकांक्षा रखते थे उसके राणा सांगा के नेतृत्व में। कुल मिलाकर जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय उसके लिए परिस्थितियाँ एकदम अनुकूल थी और भारत पर अपनी सत्ता को काबिज करना उसके लिए कोई कठिन कार्य नहीं था। और बाबर ने उस मौके की नज़ाकत को समझा और उन बिगड़ी हुई दशा में अपने लिए भारत में मुग़ल सल्तनत की स्थापना, मुग़ल साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर लिया। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे इस विषय को समझने में सहायता मिलेगी। धन्यवाद।